नमस्कार। एक बार पुनः आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपना चल रहा था होज फिटिंग, जिसके आज अपनी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में अपन अगली क्लास में नए टॉपिक की बात करेंगे। तो होज फिटिंग की जो लास्ट क्लास में अपना बच गया था मिसलेनियस, या कह सकते हैं अन्य उपकरण। जितने भी देखो होज फिटिंग में जो अपन ने पढ़े अब तक, जैसे कपलिंग पढ़ा अपन ने, ब्रांचेज एंड नोजल्स पढ़ा, एडेप्टर पढ़े अपन ने, कलेक्टिंग हेड के बारे में पढ़ा, ब्रीचिंग के बारे में पढ़ा। तो इन सब के अलावा जो कुछ बच गया वो सारा अपन किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर मिसलेनियस या अन्य उपकरणों के अंदर पढ़ेंगे। जिसमें देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सक्शन रिंच। क्या पढ़ेंगे? सक्शन रिंच। देखो रिंच एक तरीके से अपन कह सकते हैं जो पाना होता है अपना। रिंच किसको कहते हैं? पाने को बोला जाता है। तो देखो सक्शन रिंच क्या काम में आता था। सक्शन रिंच जो आप सक्शन अपना जो सक्शन होज होता है, देखो अपने सक्शन होज के इस तरीके से बना हुआ 4 लक्स होते हैं। कितने लक्स होते हैं? 2। डिलीवरी होज पे कितने होते हैं? जो कपलिंग होती है उसके 2 लक्स होते हैं। सक्शन होज के 4 लक्स होते हैं। तो ये रिंच की सहायता से इसको कसना और खोलने का कार्य किया जाता था। कह सकते हैं कि देखो सक्शन होज की जो कपलिंग होती है उसको कसने और खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सक्शन रिंच का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये सक्शन रिंच भी जो थी ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है इसमें कन्वेंशनल, या कह सकते हैं परंपरागत, जो पुराने समय से चली आ रही है। और दूसरी आपकी होती है यूनिवर्सल, जिसको अपन कह सकते हैं आधुनिक, या यूनिवर्सल को वैसे कहा जाता है विश्वव्यापी। क्या कहा जाता है? विश्वव्यापी। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है इसका कन्वेंशनल, CONVENTIONAL। कन्वेंशनल को बोलते हैं CONVENTIONAL, इसकी स्पेलिंग होती है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब जो आज के समय में काम आ रही है, आधुनिक कह सकते हैं, इसको विश्वव्यापी कह सकते हैं। तो देखो अपन यहीं से इनको समझ लेते हैं दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर अपन कन्वेंशनल की बात करें तो देखो डायग्राम से समझना चाहिए तो इस तरीके से एक लोहे की धातु का मोटा टुकड़ा होता है, जिसके बीच में क्या होता था? छेद होता था। और अभी जैसे अपन ने बताया कि लक्स होते हैं इस तरीके से, तो सक्शन होज की कपलिंग होती है उसमें लक्स इस तरीके से लक्स होते हैं 4। अब किया क्या जाता है, देखो ये जो इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे छेद होता है। तो प्रत्येक छेद को जैसे आपको ये कसना है तो इस लक्स में डाला और इसको घुमाओगे तो कस दिया जाएगा, ऐसे इस तरीके से घुमाओगे तो इसको खोल सकते हो। मतलब खोलने और कसने के लिए क्या किया जाता था। और प्रत्येक तरह के अलग अलग तरीके के जो लक्स होते थे उनके लिए अलग अलग तरह के रिंच का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अगर आप परंपरागत ये यूज कर रहे हो तो प्रत्येक लक्स के लिए हर डिजाइन का लक्स है तो हर तरह के अलग से उसके लिए क्या होगी? रिंच का प्रयोग किया जाएगा कन्वेंशनल रिंच के अंदर। लेकिन देखो जब यूनिवर्सल रिंच की अपन बात करें तो यूनिवर्सल रिंच की बनावट की अगर अपन बात करें तो ये कैसी होती है? एक तरीके से अपन कह सकते हैं इस तरीके की होती है एक तो, और यहाँ पे इसमें क्या होता है? इस तरीके का बना हुआ होता है। तो ये डिजाइन आपकी कौन सी की आती है? ये डिजाइन आपकी यूनिवर्सल की है। तो पहले वाली अपन ने डिजाइन बनाई थी वो किसकी थी? कन्वेंशनल या परंपरागत की थी। तो देखो अगर अपन यूनिवर्सल की बात करें तो इसका प्रयोग क्या किया जा सकता है? देखो एक तो हर साइज के लक्स के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कन्वेंशनल में अपन ने क्या पढ़ा था कि एक परंपरागत साइज है, प्रत्येक के लिए हर साइज है, अलग साइज का आती है, अलग क्या होगी? ये रिंच का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल की बात करें तो उसे एक ही तरह की रिंच से इसका प्रयोग किया जा सकता है। वही चीज़ है, ये है, इससे छोटा बड़ा जो भी आपको करना होता है इससे अपन कर सकते हैं। तो अपन को ध्यान ये रखना है कि रिंच के, सक्शन रिंच के 2 प्रकार होते हैं। एक आपका होता है कन्वेंशनल रिंच और दूसरा आपका होता है यूनिवर्सल रिंच। कन्वेंशनल रिंच की बात करें तो ये क्या होती है? प्रत्येक लक्स के लिए अलग अलग, अगर साइज का लक्स है तो अलग अलग यूज़ करनी पड़ेगी, और यूनिवर्सल हर तरह के साइज के साथ में प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल का प्रयोग सक्शन होज को कसने के लिए किया जाता है, चाहे उसके किसी भी साइज के लक्स हो। ठीक है, दोनों का काम यूनिवर्सल जो आपकी होज की कपलिंग होती है उसको कसने और खोलने के लिए किया जाता है। एक बार दोबारा बता दूं, सक्शन रिंच किसका, इसका प्रयोग सक्शन होज की कपलिंग को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। 2 प्रकार की होती है, कन्वेंशनल और यूनिवर्सल। बस यही अपन को इसमें ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा अपन को ध्यान में रखने की, एग्जाम के लिहाज से अगर बात करें तो यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। अब देखो इसके बाद में अगर अपन बात करें, अपना पहला हो गया मिसलेनियस के अंदर अपन ने पढ़ लिया सक्शन रिंच क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और कैसे ये डिजाइन कैसी होती है, कैसे काम करती है। अब इसके बाद में देखो अगर बात करें तो आता है स्टेनर। क्या आता है? स्टेनर। अगर इसके इंडियट की बात करें तो इसको बोलते हैं छननी। अब छननी का क्या काम होता है? देखो
छानने के काम में आती है। तो एक तरीके से अपन वैसे बात करें तो देखो स्टेनर का प्रयोग क्यों किया जाता है, स्टेनर का प्रयोग किया जाता है अपना जो सक्शन होज होता है। तो वो सक्शन होज का क्या काम होता है कि जल स्रोत से पानी को पंप तक पहुंचाता है। तो देखो अगर जल में जैसे मान लो नदी या तालाब से अपन पानी भर रहे हैं, सक्शन होज के द्वारा पंप पानी भरना है, तो सक्शन होज का एक सिरा किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, नदी या तालाब में। तो देखो अगर ये मेटल स्टेनर नहीं लगा हुआ होगा, तो छन्ने वाला मेटल स्टेनर नहीं लगा, सॉरी स्टेनर नहीं लगा हुआ होगा, तो क्या होगा कि पानी खींचेगा तो खींचेगा, उसमें मिट्टी आने का डर भी रहेगा, कंकड़ भी आ सकता है, वनस्पति भी आएगा, घास फूस भी आएगा। तो इन सब से बचाने के लिए स्टेनर का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ में, सक्शन होज के साथ में। तो देखो इसकी मैं बात करूं तो ये दो तरीके के स्टेनर होते हैं अपने, एक होता है मेटल स्टेनर और दूसरा होता है बास्केट स्टेनर। एक होता है मेटल स्टेनर और दूसरा होता है बास्केट स्टेनर। जो मेटल स्टेनर होता है वो एक तरीके से धातु का बना हुआ होता है। तो इनके 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं। देखो स्टेनर क्या काम में आता है, सक्शन होज पे प्रयोग किया जाता है। दो तरह प्रकार इसके होते हैं, मेटल स्टेनर और बास्केट स्टेनर। सबसे पहले अपन अगर बात करेंगे मेटल स्टेनर के बारे में, मेटल स्टेनर के बारे में, तो इसकी बनावट की अगर अपन बात करें तो देखो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से इससे मिलती जुलती इसकी आकृति होती है, जिसमें क्या होते हैं इस तरीके के छोटे मोटे मतलब क्या होते हैं पूरी पे क्या होते हैं बारीक बारीक छेद होते हैं, छोटे और मोटे कुल मिला के इसमें कितने छेद होते हैं, 1200 छेद होते हैं इसमें 1200 छेद होते हैं। इस तरीके से कितने छेद होते हैं, 1200, इसमें छोटे मोटे कुल मिला के 1200 छेद होते हैं। और अगर इसकी लंबाई की अपन बात करें तो 1.5 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है इसकी। और इसके देखो नीचे इसको कसने के लिए होज से इसको कसना पड़ता है, तो इसके 100 mm की क्या लगी हुई होती है, फीमेल कपलिंग लगी हुई होती है। कितने की, 100 mm की। इस तरीके से देखो सक्शन होज की हमेशा चूड़ीदार कपलिंग लगती है, तो ये 100 mm की इस पर कौन सी कपलिंग लगी होती है, चूड़ीदार फीमेल कपलिंग लगी होती है, जो क्या करती है इसको होज से जोड़ती है। इसको होज से जोड़ने के लिए ये 100 mm की चूड़ीदार कपलिंग लगी हुई होती है। 100 mm चूड़ीदार फीमेल कपलिंग इसके लगी हुई रहती है। तो देखो बात आती है इसकी बनावट की। बनावट में देखो इसके ऊपर छोटे मोटे 1200 छिद्र होते हैं। लंबाई की बात करोगे तो लंबाई इसकी 1.5 फीट होती है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, 100 mm की चूड़ीदार फीमेल कपलिंग इसके अंदर लगाई जाती है। अब देखो बात आती है कि कसा किस पे जाता है, तो ये कसा किस पे जाता है, सक्शन होज पे इसको कसा जाता है। क्योंकि पानी की सप्लाई कौन लेता है, हमेशा पंप तक पानी सक्शन होज ही सप्लाई करता है, तो स्वाभाविक सी बात है सक्शन होज पे कसा जाएगा। फिर इसके प्रयोग की बात करें तो प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे इसको प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे अपन इसको कहीं प्रयोग कर रहे हैं तो स्टेनर को पानी में डुबो दोगे, स्टेनर पानी को पंप पानी को खींचेगा तो पानी इन छिद्रों के द्वारा प्रवेश करेगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी घास फूस वनस्पति है या कोई धातु का टुकड़ा है वो क्या करेगा, पंप तक नहीं जाएगा, जिससे पंप का नुकसान नहीं होगा। तो ये था अपना मेटल स्टेनर के बारे में। अच्छे से देखो डायग्राम बना के अपन ने समझ लिया। मेरे हिसाब से इसमें आपका कुछ भी छूटेगा नहीं अगर आप इसको डायग्राम को थोड़ा सा ढंग से देख लेंगे। और जो डेटा मैंने बताए जैसे इसकी लंबाई के बारे में, इसकी कपलिंग के बारे में, इसमें कितने छेद होते हैं, तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने लिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे अगले प्रकार की, जो अपना होता है बास्केट स्टेनर के नाम से। क्या नाम होता है, बास्केट स्टेनर। देखो बास्केट स्टेनर, बास्केट के नाम से क्या समझते हैं अपन, एक तरीके से जो टोकरी नुमा होता है ना अपना। देखो ये बास्केट स्टेनर की अगर अपन बात करें तो बास्केट स्टेनर इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से आपकी एक तरीके से कह सकते हैं सन या जूट का बना हुआ होता है, या अपन ये भी कह सकते हैं किससे बनता है, ये लकड़ी से बनाया जाता है। इस तरीके से ये बना हुआ होता है अपनी टोकरी जो होती है उसके तरीके से। और इसको प्रयोग कहाँ किया जाता है, मेटल स्टेनर के साथ ही इसको प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखो जैसे कहीं भी कीचड़ है, दलदली जगह है, वहाँ से अपन को अगर पानी खींचना है तो देखो मेटल स्टेनर अगर उस पर रखेंगे अपन तो क्या होगा, उसमें धंसने का डर रहेगा। लेकिन अगर मेटल स्टेनर के साथ में इसको प्रयोग में लेंगे तो क्या होगा, मेटल स्टेनर का उस कीचड़ में फंसने का डर नहीं रहेगा और वो फंस भी, क्योंकि ये क्या होती है लकड़ी से बनी हुई होगी तो सीधी सी बात है पानी होगा तो पानी में ये ऊपर रहेगी, उसको अंदर धंसने नहीं देगी। तो कहने का मतलब 2 प्रकार होते हैं, मेटल स्टेनर और बास्केट स्टेनर। बास्केट स्टेनर को किसके साथ में प्रयोग किया जाता है, मेटल स्टेनर के साथ में इसको प्रयोग किया जाता है। किसकी बनी होती है, सन की रस्सी से इसको बनाया जाता है।
ठीक है। और यह मेटल स्टैंडर किसके साथ, मेटल स्टैंडर के साथ में प्रयोग होता है, किस लिए कि रेत कीचड़ में मेटल स्टैंडर को क्या करता है, धंसने से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें थी स्टैंडर के बारे में। दो प्रकार थे, पहला था मेटल स्टैंडर और दूसरा आपका बास्केट स्टैंडर। सबके डिजाइन के बारे में अपन ने पढ़ लिया और इनके उपयोग के बारे में पढ़ लिया। अब इस मिसलेनियस में अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन होज रैंप के बारे में। एकदम इजी चीज़ें सारी, लेकिन परीक्षा के लिहाज से कई बार हूबहू पूछा जाता है इनको, जैसे होज रैंप क्या होता है, मेटल स्टैंडर क्या होता है, बास्केट स्टैंडर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें क्या होता है, कई बार हूबहू पूछ लिया जाता है। अपन अब बात करेंगे होज रैंप की। होज रैंप, देखो होज रैंप अपन ने देखा, रैंप किस लिए बनाया जाता है, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं अपन देखते हैं रैंप बना हुआ होता है, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अपने क्या देखा कि रैंप बना हुआ होता है इजीली। अब देखो होज रैंप का क्या प्रयोग होता है, जैसे अपना कोई भी ये सड़क है अपनी, अब अपन को इस तरीके इस तरफ से इधर होज पाइप को लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर से होज पाइप जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो आपकी ये कोई अच्छी बड़ी रोड है जिसमें एनी टाइम साधन वगैरह निकलते हैं, तो देखो अपन को ये भी पता है कि होज के ऊपर से अभी पढ़ा था होज के रख रखाव में कि कोई भी बाहरी साधन या बाहरी चीज़ इसके ऊपर से जाएगी तो होज का क्या होता है, नुकसान होता है। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, देखो एक होज रैंप होता है। कैसा होता है होज रैंप, एक तरीके से अपने ब्रेकर के जैसे होता है ऐसे, ठीक है। तो क्या कि इसके ऊपर रख दिया जाता है, जिससे ये दोनों तरफ से क्या होता है, इसे चपटा होता है और बीच से ऊपर उठा हुआ होता है, तो जो होज पाइप होता है बीचों बीच उसके निकल जाता है। अब कोई भी साधन आता है तो देखो पहले इस पर चढ़ेगा ब्रेकर की तरह और फिर उतर जाएगा, इसके ऊपर चढ़ेगा और फिर उतर जाएगा, तो इससे क्या होगा, पूरा अपना होज पाइप है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, होज को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता। ये देखो अगर बात करें तो ये बना हुआ होता है, या तो लकड़ी का बना हुआ होगा या स्टील का बना हुआ होगा, या तो स्टील या लकड़ी का ये क्या होता है, बना हुआ होता है आपका होज रैंप। और काम में क्या आता है, सार्वजनिक कोई भी रास्ता है, पब्लिक जो रास्ते होते हैं उनमें से होज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, होज रैंप का प्रयोग किया जाता है। तो ये था इसके बारे में, होज रैंप के बारे में। देखो बिल्कुल ईजी सा है, कई बार हूबहू पूछ लिया जाता है कि होज सार्वजनिक जगह पे होज को बिछाते समय क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, तो अपन लिखते हैं उसमें होज रैंप को प्रयोग है, क्योंकि अगर होज रैंप लगाने के बाद में कोई भी भारी वाहन इसके ऊपर से गुजरेगा तो क्या होगा, होज को नुकसान नहीं होगा। तो देखो इसके बाद में अब अगला आता है अपना ब्लैंक कैप, जिसको क्या बोलते हैं, ढक्कन बोला जाता है। बिल्कुल एकदम इजी टॉपिक है ब्लैंक कैप। अब तो वैसे भी खूब टाइम है अपने पास, 3 महीने का टाइम मिल गया, एग्ज़ाम डेट 29 जनवरी सबको पता होगा आपको। तो ब्लैंक कैप को हिंदी में क्या कहते हैं, ढक्कन। अभी भी 3 महीने तक आराम इजीली अपना सिलेबस भी कवर होगा, साथ साथ अपन बहुत ही जल्द MCQs की लाइव सीरीज भी इस पे चैनल पे चालू कर देंगे, जो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो अभी अपन बात करते हैं ब्लैंक कैप या ढक्कन की। तो देखो ये ब्लैंक कैप और ढक्कन का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि जैसे ये 2 तरीके के होते हैं। पहली बात तो करें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मेल ब्लैंक कैप और दूसरा आपका होता है फीमेल ब्लैंक कैप। मेल ब्लैंक कैप और फीमेल ब्लैंक कैप। देखो ब्लैंक कैप में ढक्कन का प्रयोग किसी ना किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए अपन करते हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं अपन दोनों के बारे में। मेल ब्लैंक कैप की अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो इसको देखो एक तरीके अपन को पता है कि कोई भी पंप होता है तो पंप का आउटलेट कैसा होता है, आउटलेट, पंप का आउटलेट पे हमेशा फीमेल कपलिंग लगी हुई है। तो पंप के आउटलेट को सुरक्षित रखने के लिए देखो फीमेल कपलिंग लगी हुई है, तो फीमेल वाली केप तो उस पर लगेगी नहीं, उसके उल्टी केप लगेगी। तो मेल कपलिंग के अगर प्रयोग की बात करें तो पंप के आउटलेट को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेल ब्लैंक कैप का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अपना पंप होता है जो फायर सर्विस में, उसके आउटलेट पे जहाँ फीमेल कपलिंग लगी हुई होती है वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, मेल कपलिंग का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं, जो देखो अपना हाइड्रेंट का जो आउटलेट होता है, किसका, हाइड्रेंट का, वो भी उसमें भी फीमेल कपलिंग होती है, तो हाइड्रेंट के आउटलेट पे भी मेल ब्लैंक कैप का प्रयोग किया जाता है, जिससे आउटलेट खराब नहीं हो, सुरक्षित रह सके। अब देखो ये अपन ने जान लिया कि जहाँ पे फीमेल लगा होता है वहाँ पे मेल ब्लैंक कैप लगाते हैं, लेकिन जहाँ पे मेल लगा हुआ होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे। तो देखो मेल कहाँ लगा हुआ होता है, पंप के इनलेट पर। पंप के इनलेट पर किसका प्रयोग किया जाता है, फीमेल ब्लैंक कैप का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा कि इनलेट क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। साथ के साथ ही अगर अपन बात करें तो अपना जैसे कलेक्टिंग हेड थे, अभी अपन ने पढ़े थे ना कलेक्टिंग हेड, जिसमें मेल जोड़ होते हैं, NRV होते हैं,
तो कलेक्टिंग हेड का जो मेल जोड़ होता है उस पर लगाया जाता है किसको, फीमेल कपलिंग कैप को, जिससे क्या होता है जो आपका एनआरवी होता है उसमें वो खराब नहीं होता, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो फीमेल की बात करें तो कलेक्टिंग हेड के, एक तो अपने पंप के इनलेट पे पढ़ लिया, दूसरा मैं ऊपर लिख दूं फीमेल कपलिंग के बारे में। तो कलेक्टिंग हेड के मेल जोड़ पर लगाया जाता है जिससे एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व खराब ना हो। तो देखो दो तरीके की अपन ने ब्लैंक कैप के बारे में बात की, एक मेल ब्लैंक कैप थी और दूसरी फीमेल। तो मेल को लगाया जाता है जहाँ पे फीमेल कपलिंग होती है। एक तरीके से देखो पंप के आउटलेट पे हमेशा फीमेल कपलिंग होती है और हाइड्रेंट के आउटलेट पे भी क्या होती है, फीमेल कपलिंग होती है। तो दोनों जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है, मेल ब्लैंक कैप का। अपना पंप का जो इनलेट होता है उसमें उस पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, फीमेल का प्रयोग किया जाता है। और कलेक्टिंग हेड के जो मेल जोड़ होते हैं उस पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, फीमेल ब्लैंक कैप का प्रयोग है। तो इनका उपयोग आपको ध्यान में रखना है कि किसका उपयोग किस जगह पे किया जाता है। तो ये थी अपने ब्लैंक कैप के बारे में। अब देखो एक एक लाइन के कुछ 5-7 और नाम हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे, जैसे अपना सेलर पाइप हो गया, डकविल नोजल हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर के बारे में भी अपन को थोड़ा सा जानना है कि आखिर मॉनिटर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, सेलर पाइप। सेलर पाइप, देखो सेलर पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाम से इसमें लिखने वाला कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो। सेलर पाइप की अगर मैं बात करूँ तो सेलर पाइप का प्रयोग किया जाता है कि यह एक उपकरण है जिसे अधिक धुएं वाली आग या बेसमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अधिक धुएं वाली आग या बेसमेंट के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और इसकी अगर लंबाई की अपन बात करेंगे तो इसकी लंबाई लगभग होती है 2 फीट। कितनी होती है, 2 फीट होती है। बेसमेंट के लिए प्रयोग किया जाएगा या अधिक धुएं वाली आग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम हुबहू पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ भी है पहले कि अधिक धुएं वाली आग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपन को वहां पे लिखना है कि क्या प्रयोग किया जाता है, सेलर पाइप वहां पे प्रयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 2 फीट। तो सेलर पाइप के बाद में अगर अपन बात करें तो अपना अगला पॉइंट आता है रेडियल ब्रांच। क्या आता है, रेडियल ब्रांच। तो रेडियल ब्रांच क्या होता है, धातु का बना हुआ एक खास किस्म का ब्रांच होता है जिसका प्रयोग 2 इंच डायमीटर की जेट या धारा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, 2 इंच डायमीटर की जेट या धारा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फायरमैन की आवश्यकता होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद में बात आती है देखो फुट वाल्व की। रेडियल ब्रांच के बाद में अपन बात करते हैं फुट वाल्व की, कि फुट वाल्व क्या होता है, क्या काम में आता है। देखो जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि मेटल स्टेनर कहाँ लगता है, सक्शन होज के उस सिरे पे लगता है जहाँ से पानी को खींचा जाता है। तो वैसे ही देखो सक्शन होज की जगह पे फुट वाल्व का प्रयोग कर लिया जाता है कई बार। जैसे मान लो क्यों कैसे होता है मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये आपका सक्शन होज है, ठीक है, ये सेक्शन होज के यहाँ पे आपने फुट वाल्व का प्रयोग लिया, किसका, फुट वाल्व का। तो देखो फुट वाल्व की एक खासियत होती है कि जैसे अपना नॉन रिटर्न वाल्व काम करता है ना, कि जैसे एक बार पानी को अंदर आने देता है, बाहर नहीं जाने देता, वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं कि इससे एक खासियत होती है कि इससे पानी सेक्शन होज के अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। एक तरीके से फुट वाल्व किसका काम करता है, एनआरवी का काम करता है, जिसमें क्या होता है पानी अंदर चला जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। तो देखो ये क्यों काम में लिया जाता है, मान लो कि पंप का प्राइमरी सिस्टम खराब हो गया, पंप काम नहीं कर रहा, तो इससे उसमें पानी की सप्लाई करके पंप से पंपिंग करवाई जा सकती है, ठीक है। दूसरी मेन तो यही है कि पंप का प्राइमरी सेक्शन अगर त्रुटि हो जाती है प्राइमरी सेक्शन में, तो वहाँ पे क्या करवाया जा सकता है, इसके द्वारा पंप से पंपिंग करवाई जाए। कैसे होगी, देखो इससे पानी आएगा, पानी आगे बढ़ता जाएगा और जैसे ही पानी वापस निकल नहीं सकता तो जाहिर सी बात है पंप तक पानी जाएगा, तो पंप में जो वैक्यूम होगा वो निकल जाएगा और पंप क्या करने लग जाएगा, पंपिंग का काम करने लग जाएगा। देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें क्या होती है, नो रिटर्न वाल्व की व्यवस्था होती है जो पानी को सक्शन होज के अंदर तो जाने देती है लेकिन वापस नहीं आने देती। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। एक तरीके से इसमें एनआरवी की व्यवस्था होती है और किस लिए काम किया जाता है कि प्राइमरी सिस्टम में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो इसके द्वारा पंपिंग का कार्य करवाया जा सकता है। ये होता है फुट वाल्व। अब इसके बाद में बात आती है मॉनिटर की।
किसकी बात आती है? मॉनिटर की। देखो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है जेट के लिए। भाई आपको अपन को जेट क्षमता के साथ पानी को धारा के रूप में फेंकना है तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। मेनली अगर बात करूँ तो मॉनिटर के अंदर देखो, अगर व्यास की बात करते हैं तो मेनली आपको 63 mm, 70 mm और 100 mm व्यास इसका मिलता है। अगर 63 mm की मैं बात करूं तो 63 mm से 1750 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या होता है? 1750 लीटर प्रति मिनट की जेट हो सकती है। और 70 mm की अगर बात करें तो आपका 2580 लीटर प्रति मिनट। और अगर मैं 100 mm की बात करें अपन तो 3500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या हो सकती है? जेट का रफ्तार से इसको कार्य करवाया जा सकता है। अलग अलग व्यास होते हैं 63 mm, 70 mm और 100 mm। 63 mm में 1750 लीटर प्रति मिनट और 70 mm में 2580 लीटर प्रति मिनट और आपके 100 mm में 3500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या होता है? इससे जेट निकल सकती है। इसके प्रकारों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है पोर्टेबल। मतलब एक स्थायी और दूसरा कहलाता है अस्थायी। तो अपन अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो ये बन सकता है कि मॉनिटर क्या काम में आता है। तो देखो मॉनिटर का उपयोग पानी को अधिक मात्रा में जेट या धार के रूप में फेंकने के लिए किया जाता है। ठीक है, मॉनिटर का प्रयोग किया गया तो पानी को अधिक रूप में जेट या धार के रूप में फेंकने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके दो प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है फिक्स्ड और दूसरा आपका आता है पोर्टेबल, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। व्यास की बात करें तो 63, 70 और 100 मेनली ये माने जाते हैं। 63 में 1750 लीटर प्रति मिनट, 70 में 2580 लीटर प्रति मिनट और 100 में 3500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या होता है? पानी को फेंका जा सकता है जेट के रूप में। तो ये अपनी बात हो गई थी मॉनिटर के बारे में। और अपने 2-3 टॉपिक और बच के इसमें, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपका हो गया स्टैंड पाइप। देखो स्टैंड पाइप का मतलब सीधा स्टैंड यानी खड़ा हो जो पाइप, सीधा खड़ा करने के लिए जो पाइप प्रयोग होगा। तो देखो इसका मेनली प्रयोग किया जाता है जो अपना हाइड्रेंट होता है। अपन को सबको पता है कि अपन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, बड़े बड़े भवन, जैसे अपन बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ, मॉल में जाओ, तो अपन ये देखते हैं कि बाहर की तरफ एक इस तरीके का एक पाइप, लाल कलर का पाइप खड़ा होता है जिसपे ऐसे लगी हुई थी जोड़ता, और यहाँ पे क्या लगा होता है? कपलिंग लगा हुआ होता है। देखा है अपन ने? तो ये देखो एक तरीके से इसको कहते हैं हाइड्रेंट। अगर ये हाइड्रेंट मान लो जमीन तक ही है, जमीनी सतह तक ये हाइड्रेंट है, इसको ऊपर लेना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्टैंड पाइप का प्रयोग किया जाता है। बस यही आपका स्टैंड पाइप का रोल होता है। वैसे बात करें तो जो ग्राउंड लेवल फायर हाइड्रेंट को जमीन से आगे तो ऊपर तक बढ़ाने के लिए, ग्राउंड लेवल में जमीन के लेवल पे अगर कोई फायर हाइड्रेंट है उसको ऊपर तक बढ़ाना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्टैंड पाइप का प्रयोग किया जाता है। यही इसमें समझने वाली बात है। इसके बाद में बात आती है ब्रांच होल्डर की। किसकी बात आती है? ब्रांच होल्डर। क्या होता है ब्रांच होल्डर? देखो ब्रांच यानी शाखा, होल्डर में तो शाखा को होल्ड करके रखने वाला जो होता है वो ब्रांच होल्डर कहलाता है। देखो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? देखो जब ब्रांच से अपन को पता है पानी जेट के रूप में जाता है, तो देखो पानी जेट के रूप से जब आगे जाएगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। जो ब्रांच पकड़ने वाला है, ब्रांच होल्ड करने वाला है, उसको क्या होती है? थोड़ी सी जेट रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ब्रांच को पकड़ने के लिए, वह जेट के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रांच होल्डर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ब्रांच के बाहर, अगर लिखना चाहें तो ब्रांच के बाहर वह उसके जेट रिएक्शन को संभालने के लिए ब्रांच होल्डर का प्रयोग किया जाता है। या कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जेट सिस्टम के, जेट का जो सिस्टम है, जेट रिएक्शन जो है आपका, जेट रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रांच होल्डर का। कह सकते हैं जेट रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए, जेट रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रांच होल्डर का प्रयोग किया जाता है। ब्रांच होल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हो गई अपने ब्रांच होल्डर के बारे में। इसके बाद में अपने आता है स्ट्रीम ब्रांच पाइप। क्या आता है? स्ट्रीम ब्रांच पाइप। बिल्कुल वन लाइन के सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली इनके बारे में अपन को बेसिकली जानना है कि आखिर ये होती क्या है, क्या काम में आती है। जितना इनका इंपॉर्टेंस है उतना आपको बता दिया जाएगा।
जितना इनका इंपॉर्टेंस है उतना आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं स्ट्रीम ब्रांच पाइप की, तो ये क्या होती है, शॉर्ट ब्रांच की तरह की पाइप होती है। कैसी होती है, शॉर्ट ब्रांच की तरह की होती है, शॉर्ट ब्रांच की तरह ही होती है। क्या, स्ट्रीम ब्रांच पाइप शॉर्ट ब्रांच की तरह ही होती है। और इसमें से क्या निकलती, इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो फर्क होता है वो होता है कि इसमें सिलेंड्रिकल क्या होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब इसमें फिट होती है, फिट रहती है। देखो स्ट्रीम ब्रांच पाइप शॉर्ट ब्रांच की तरह होती है, जिसमें क्या होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब फिट होती है और इससे सॉलिड जेट निकलती है। क्या निकलती है, सॉलिड जेट, मतलब गहरी धारा इससे अंदर से निकलती है। सॉलिड का मतलब होता है मजबूत धारा, इससे पानी की धारा इससे निकलती है। तो स्ट्रीम ब्रांच पाइप की बात करें तो ये शॉर्ट ब्रांच टाइप की होती है, इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब क्या रहती है, फिट रहती है और इससे क्या निकलती है, सॉलिड जेट इससे निकलती है। अब इसके बाद में बात करें तो एक्सटेंडेड ब्रांच अपनी आती है नेक्स्ट अपनी आती है एक्सटेंडेड ब्रांच। देखो इस ब्रांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे आपके गोडाउन है कोई भी या कोयले की आग है, तो उन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सटेंडेड ब्रांच का प्रयोग किया जाता है। ये एक धातु की बनी हुई होती है और इसका व्यास कितना होता है, 2 इंच, मतलब 50 mm इसका व्यास होता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होगी 10 फीट। कितनी होगी लंबाई, 10 फीट इसकी लंबाई होगी। अगर इसके व्यास की मैं बात करूं तो व्यास इसका होता है 2 इंच या 50 mm, और लंबाई की अगर बात करें तो 10 फीट होती है। प्रयोग क्या किया जाता है, गोदाम व कोयले की आग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गोदाम व कोयले की आग के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके व्यास की बात करें तो व्यास इसका 2 इंच होता है और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है इसकी, 10 फीट इसकी लंबाई होती है। तो ये था अपने एक्सटेंडेड ब्रांच के बारे में। अब इस अपने पूरे होज फिटिंग के चैप्टर का लास्ट बचता है, वो अपना बचता है डकविल नोजल्स। क्या बचता है, डकविल नोजल्स। देखो डकविल नोजल्स की बात करें तो एक आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस नोजल से जो पानी होता है वो कैसे बहता है, पर्दे की तरह पानी बहता है इससे। जब इससे पानी निकलता है तो कैसे निकलता है, पर्दे की तरह पानी निकलता है, जो क्या करता है, आग को फैलने से बचाता है। और इसका व्यास की बात करूँ तो इसका व्यास 5 या 6 mm इसका क्या होता है, व्यास होता है। इसका व्यास क्या होता है, 5 या 6 mm इसका व्यास होता है। और इसका प्रयोग की बात करें तो मशीनरी को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मशीनरी को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो डकविल नोजल्स, इसकी सबसे मेन अगर खासियत की बात करें तो इससे पर्दे के रूप में पानी निकलता है, जो आग को क्या करता है, शुरुआत फैलने से बचाता है। और इसके व्यास की बात करें तो 5 या 6 mm इसका व्यास होता है। और इसके उपयोग की बात करें तो मशीनरी को ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी अपने होज फिटिंग। इसके साथ अपना आज होज एंड होज फिटिंग का जो चैप्टर था, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, वो आज समाप्त हो गया। और आगे अपन जब बहुत जल्द अगले क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। बहुत ही शॉर्ट एंड छोटा चैप्टर होगा जो बहुत जल्दी एक ही क्लास में पूरा होने वाला है। चैप्टर का नाम होगा वेंटिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वातन। तो उससे पहले आप इस जो सारे होज एंड होज फिटिंग के वीडियोज हैं उनको अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और अपने लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अभी अपन को एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी समय मिलेगा। तो अपन जैसे ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, साथ साथ में रिवीजन की क्लासेस भी अपन इस चैनल पर लेंगे। साथ में MCQs की लाइव सीरीज होगी, जिसमें एग्जाम से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए आप ये जितने भी वीडियोज़ हैं इनको अच्छे से देखिए और अपनी प्रिपरेशन का इसको हिस्सा बनाइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको इनसे ज़्यादा सहायता मिल सके। देखो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें बताई जा रही है। और आशा भी यही है, हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आपको इस पर सारा सिलेबस कवर हो एग्ज़ाम से संबंधित, और हम भी अच्छे से अच्छे आपको सिलेबस कवर कराने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा मैटर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, तो जब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।